नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव पर हमारे खास शो अब की बार आर पार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। देश की 380 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है। पांचवें फेज का चुनाव जिसने जीत लिया, समझिए केंद्र में उसी की सरकार बननी तय है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पांचवें चरण के बाद करीब करीब ये चुनाव लॉक होने वाला है। पांचवें चरण का रण जीतने के लिए सभी दलों ने अपनी रणनीति बदली है। पांचवें चरण में यूपी की रायबरेली और अमेठी समेत 14 सीटों पर चुनाव है। बीजेपी ने साल 2019 के चुनाव में इनमें से 13 सीटें जीती थी। कांग्रेस सिर्फ रायबरेली जीत पाई थी, लेकिन इस बार चुनाव में 14 में से कम 7 सीटों पर कड़ी टक्कर बताई जा रही है। इसके लिए आपको ये आंकड़े भी देखने होंगे। पांचवें चरण की 14 सीटों के नतीजे 2019 में, जिसमें बीजेपी के पास 13 सीटें और कांग्रेस के पास 1 सीट थी। लेकिन इन सीटों पर समग्र विश्लेषण करना है तो 2019 के नतीजे ही काफी नहीं है। आपको 2 चुनाव और पीछे यानी 2014 और 2009 के आंकड़े भी देखने होंगे। हम आपको दिखाते हैं पांचवें चरण की 14 सीटों के नतीजे। 2014 में बीजेपी के पास 12 सीटें थी और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। वहीं अगर हम 2009 की बात करें तो बीजेपी के पास 1 थी, बीएसपी के पास 1, समाजवादी पार्टी के पास 6, कांग्रेस के पास 6। यानी पिछले 3 चरण के चुनाव नतीजे देखें तो ये पूरा इलाका बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस का भी गढ़ रहा है। 2009 में तो यहां सिर्फ लखनऊ की सीट बीजेपी जीत सकी थी। तो शिवेंद्र, अगर देखिए तो इस सीट पर सभी पार्टियों का अलग अलग समय पर ठीक ठाक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो एक बात तो साफ है कि यहाँ पर इनके पास जमीनी कार्यकर्ता इनके पास सभी पार्टियों के पास हैं। इस बार आप किस तरह का समीकरण देख रहे हैं? 2019 हो, 14 हो या 2009 हो, कोई भी उन सब चुनाव में अलग बात थी। वो माहौल दूसरा था। तब बीजेपी एकदम हाशिए पर थी। बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन 2014 के बाद जो माहौल बदला है, जो बीजेपी के पक्ष में माहौल बना है, उसने सब कुछ बदल दिया है। इसीलिए पिछले चुनाव में केवल 1 सीट जीत पाई थी इस इलाके में। तो कुल मिलाकर के अभी चुनौती केवल 1 सीट की नहीं है। अभी जो समीकरण बदल गए हैं, चुनौती इस वजह से नहीं कि दूसरी पार्टियां हैं, और कई जगह चुनौती तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि बीजेपी के अंदर ही बड़ी मुश्किलें हैं। रायबरेली की सीट में भी यही हाल है, और तमाम दूसरी और सीटें हैं जिसमें अंदर की जो मुश्किलें हैं वो ज्यादा मुश्किल करने वाली हैं। तो जो इक्वेशन बन रही है वो बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल। तो इस चरण की 2 अहम सीटों अमेठी और रायबरेली पर अगर हम चर्चा करें तो चर्चा करने के पहले ये जान लीजिए कि ये बीजेपी के लिए इस बार टफ ग्राउंड क्यों बना हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस चरण की 5 सीटें ऐसी हैं जहां 2019 की मोदी लहर और पुलवामा के बाद उभरी राष्ट्रवाद की लहर ने भी जीत का मार्जिन बदल दिया था। यानी घनघोर लहर में भी बीजेपी इन 5 सीटों को 1 लाख वोटों के कम से अंतर से जीत पाई थी। लोकसभा चुनाव में 1 लाख से कम की जीत बहुत बड़ी जीत नहीं मानी जाती है। तो अब आइए आपको बता देते हैं पांचवें चरण की वो कौन सी 5 सीटें हैं जहां जीत का मार्जिन 1 लाख से कम था। और इनमें शामिल है पांचवें चरण की 5 सीटों पर आपको हम जीत का मार्जिन दिखाते हैं। साल 2019 में वोट का अंतर मोहनलालगंज में 90,204 का था, अमेठी में 55,120, फैजाबाद में 65,477। वहीं बांदा की बात करें तो 58,938। कौशाम्बी अगर बढ़ते हैं तो कौशाम्बी में 38,722 वोटों का अंतर था। तो आप देख सकते हैं, जैसा हमने देखा कि इतना मार्जिन कोई खास मायने नहीं रखता, यानी आप आश्वस्त नहीं हो सकते हैं यहाँ। बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे जो ये मार्जिन कम होता जाता है, वो मार्जिन ये बताता है कि चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे जो कैंडिडेट है उसको लेकर नाराजगी हो, या केंद्र सरकार की नीतियों की नाराजगी हो, या फिर विपक्ष जो कर रहा है उसको लेकर के लोगों में उत्साह हो, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। और ये बहुत बड़ा एक रिफ्लेक्शन होता है चुनाव से ठीक पहले कि अगर मार्जिन इतना कम हो रहा है। और खासकर ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। मोहनलालगंज सीट हमेशा से लगभग बीजेपी के पास रही है, एक दो बार को छोड़ करके। तो ऐसी जगहों पर अगर इस तरह का ट्रेंड दिख रहा है लगातार कई सालों में, तो वो चौंकाने वाला है और यही मुश्किल पैदा करने वाला भी है। लेकिन शिवेंद्र, अगर आप देखिए अमेठी और रायबरेली की चर्चा तो पूरे देश में हो रही है, लेकिन आपको लग रहा है ये जो 5 सीटों की हम लोग बात कर रहे हैं ये फंसी हुई है? देखिए, अमेठी और रायबरेली का इक्वेशन एकदम अलग है। वो गांधी परिवार से ही जोड़ के देखा जाता है। हालांकि रायबरेली में भी इतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि रायबरेली में भी बहुत नाराजगी है। पुराने नेता जो, चाहे वो अदिति सिंह हो, चाहे वो जो मनोज छोड़ करके आए समाजवादी पार्टी से, उनकी नाराजगी हो, या फिर अंदर की भीतरघात हो, ये सारी नाराजगियां हैं। लेकिन बाकी जो सीटें हैं वहां पर जो कास्ट इक्वेशन है, जो वहां पर सरकार की नीतियों को लेकर के जो नाराजगी दिखा पाने में विपक्ष सक्षम रहा है, वो सारी चीजें बहुत
मायने रखती हैं और इसीलिए एक एक सीट बीजेपी के लिए इतनी खास हो गई है कि वो उन्होंने नाक का सवाल बना रखा है। विपक्ष के लिए भी ऐसी चुनौती है क्योंकि अगर जरा सा चूके तो सीट हाथ से निकल जाएगी। हार तो हारी है, चाहे कितने कम मार्जिन से हो, और वो फिर रिकॉर्ड में यही रहता है कि सीट हार गए। एक एक सीट भारी है। चलिए, तो आप लोगों ने बहुत इंतजार कर लिया। रायबरेली लोकसभा सीट पर आते हैं। ये सीट गांधी परिवार का परंपरागत गढ़ माना जाता है। रायबरेली के साथ गांधी परिवार का पुराना सियासी नाता रहा है। इस सीट पर इस चुनाव में सबकी नजर है। बीजेपी ने अब तक के चुनाव में सारे घोड़े खोल दिए, लेकिन रायबरेली नहीं जीत पाई। इसका कारण यह भी है कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है। ये भी जान लीजिए, आजादी के बाद 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए तो रायबरेली से इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी चुनाव लड़े और जीतकर सांसद बने थे। उसके बाद से इंदिरा गांधी ने अपनी कर्म भूमि इसे बना लिया। ग्राफिक्स के जरिए आप देख लीजिए कि फिरोज गांधी के बाद क्या यहां माहौल रहा। 1952 में फिरोज गांधी, 1967 में इंदिरा गांधी, 1971 में फिर से इंदिरा गांधी, 1980 में इंदिरा गांधी, 2004 में सोनिया गांधी एक बार फिर से 2009 में, और 2014 में फिर से सोनिया गांधी, और तब से 2019 तक सोनिया गांधी ही रही। रायबरेली से सिर्फ जनता लहर में 1977 में इंदिरा गांधी हारी थी, लेकिन उसके 3 साल यानी 1980 में इंदिरा गांधी इस सीट से फिर जीत गई थी। अब सोनिया गांधी ने रायबरेली की अपनी सियासी विरासत का जिम्मा राहुल गांधी को सौंप दिया है। देखना अब यह है कि इसे बचाने में वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं। तो शिवेंद्र, आपको क्या लग रहा है? हालांकि राहुल गांधी को बहुत क्रिटिसाइज किया सत्ता पक्ष ने, स्मृति ईरानी ने तो खुलकर कहा कि अमेठी से वो डर कर भाग गए। अब उन्होंने रायबरेली सीट से लड़ने का जो भी फैसला किया है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या इतनी आसान होगी? हालांकि सुरक्षित सीट है कांग्रेस की, लेकिन फिर भी क्या इतनी आसान होगी? रायबरेली कांग्रेस के लिए हमेशा से सुरक्षित सीट ही रही है। इस बार थोड़ी इक्वेशन अलग है। अदरवाइज जो सीट जितने भी लोग यहाँ गांधी परिवार से लड़े सब जीते हैं। इंदिरा गांधी 1977 में इसलिए हुआ था, इमरजेंसी का इफेक्ट था, बहुत सारी नाराजगियां थी, बहुत सारी चीजें थी। राहुल गांधी ने इसीलिए सीट चुनी हुई। पहले यहाँ पर बात हो रही थी कि प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ेंगी और अमेठी से वो लड़ेंगे, लेकिन स्मृति ईरानी ने जो वहाँ माहौल बना दिया, इसी वजह से राहुल गांधी यहाँ आए ताकि अगर वायनाड में कोई दिक्कत हो तो यहाँ से सीट उनकी निकले। क्योंकि आखिरकार जब इंडी गठबंधन जीतेगा या उसकी ऐसी स्थिति होगी कि वो सरकार बना सके, तो बात ये भी होगी कि इसकी अगुवाई कौन करे। राहुल गांधी अगर जीतेंगे ही नहीं तो फिर वो अगुवाई की तो बात ही नहीं आएगी। तो एक सेफ सीट ऐसी जरूर चाहिए थी जहां से न सिर्फ वो जीतें बल्कि उनको कोई दिक्कत भी ना हो। हालांकि दिक्कतें बहुत सारी हैं, बहुत सारी अंदर की भीतरघात भी है, बीजेपी के अंदर भी वो है, लेकिन अभी किस कर्मठ बैठेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन ज्यादा अगर कहा जाए तो ज्यादा राहुल गांधी के पक्ष में ही माहौल वहां पर है। नहीं, क्योंकि आपको नहीं लगता कि कॉन्फिडेंस इस बात से भी ज्यादा बढ़ता है कि 2019 में मोदी लहर होने के बावजूद भी रायबरेली की सीट सुरक्षित थी और वहां से कांग्रेस ने वहां पर अपना कब्जा बनाए रखा, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी मनोबल बढ़ाता है। देखिए, ये मनोबल जनता का शर्तिया बढ़ाता है क्योंकि उनके मन में रहता है कि ये सीट तो शायद उनके परिवार की सीट है। लेकिन 2019 में केवल यही बात नहीं थी कि जो मोदी की लहर थी उसकी वजह से ऐसा हुआ, वो अंदर की कुछ एक समझ भी थी सियासी पार्टियों के बीच में। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में ऐसा होता आया है कि अगर कोई बहुत बड़ा नेता किसी जगह पे खड़ा है तो वहां पे उसी टक्कर का नेता न खड़ा कर दिया जाए। माने राहुल गांधी और मोदी की जगह से न खड़े हो जाएं। ऐसा ना हो अखिलेश यादव भी उसी सीट से खड़े हो गए। अगर एक ही सीट से सारे धुरंधर खड़े हो गए तो देखिए क्या होगा, कोई एक जीतेगा। तो ये अनकहा पैक्ट होता था और उस पैक्ट के तहत ही रायबरेली की सीट को सुरक्षित कर दिया गया था उस बार कम से कम। और ऐसा कई जगह पे होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार सारी ताकत इस बात की जरूर है कि राहुल गांधी किसी तरीके से ना जीतने पाए कहीं से, क्योंकि फिर बात आएगी गठबंधन का अगुवा कौन होगा। और ये सारी जो सियासी बदलाव आए हैं पिछले 8-10 सालों में, इसमें सब चीजें किनारे कर दी गई हैं कि कोई कहीं से लड़ रहा हो उसके विरोध में हम ऐसा कैंडिडेट खड़ा करेंगे कि एक की तो सियासत खत्म ही हो जाए। राहुल गांधी पर भी बड़ा दारोमदार है शिवेंद्र। तो रायबरेली देखिए वो लोकसभा सीट है जहां 72 साल के सियासी इतिहास में 66 साल कांग्रेस के सांसद रहे हैं। अब तक हुए 20 चुनाव में 17 बार कांग्रेस को जीत मिली है। 72 साल में गांधी परिवार से 4 लोग सांसद का चुनाव लड़े। 20 साल तक रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व सोनिया गांधी ने किया। अब इस रायबरेली सीट का जिम्मा राहुल गांधी को सौंप दिया गया है। वहीं बीजेपी की तरफ से यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मुकाबले में है। दिनेश प्रताप सिंह, राहुल गांधी और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो भले ही कांटे के टक्कर में न हो, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच में ही है। तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की दिक्कत क्या है? दिनेश प्रताप सिंह, अदिति सिंह और मनोज पांडे के बीच बीजेपी में जो अंदरूनी कलह चल रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, दिनेश प्रताप सिंह ये वही हैं जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और उसके बाद जब बीजेपी में आए तो उनको इस तरह से पहले अमेठी से लड़ा दिया गया था, अब रायबरेली से लड़ा दिया गया। इसके अलावा अदिति सिंह जो वहां पर हैं, अदिति सिंह अखिलेश प्रताप सिंह की बेटी हैं, जो कि वहां पर काफी दिनों तक कांग्रेस के नेता रहे। अदिति पहले कांग्रेस में गई प्रियंका से प्रभावित होकर के, लेकिन वहां जब कुछ नहीं हुआ तो वापस बीजेपी में आ गई, इस उम्मीद के साथ कि उनके पिता के न रहने के बाद वहां से उनको टिकट मिलेगा। शायद पीछे कुछ वायदा भी किया गया हो और इसी के चलते जब ये नहीं हुआ तो वो नाराज। मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी को छोड़ करके आए और यहां पर इस उम्मीद से आया कि उनको टिकट मिलेगा, जब उनको नहीं मिला तो वो नाराज। यानी कि एक ब्राह्मण और जो ठाकुरों वाला जो लॉबी है वो दोनों ही नाराज हो गई और ऐसे में राहुल गांधी इतने मजबूत कैंडिडेट वहां पर खड़े हैं और दिनेश प्रताप सिंह जो कि उन्हीं के साथ काम करते थे, उसका जैसा कद भी नहीं है, तो कुल मिलाकर के ये मुश्किल तो बीजेपी के लिए खड़ी होगी ना। तो नतीजों पर आप इसका किस तरह का असर देखिए, पड़ते देखते नतीजों हैं? पर साफ तौर पर इसीलिए सबसे सेफ सीट मानी नहीं जा रही, क्योंकि जो ये अंदर की भीतरघात बीजेपी के लिए है वो तो नुकसानदेह ही है, साथ में जो कैंडिडेट है वो भी इतना स्ट्रांग नहीं है। राहुल गांधी के कद के दिनेश प्रताप सिंह नहीं है और ये इनकी परंपरागत सीट रही है। जिन लोगों के पास दिनेश प्रताप सिंह वोट मांगने जाएंगे उनसे भी क्या कहेंगे, सालों साल तक की कांग्रेस के लिए काम किया है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसको पॉजिटिव बनाते हैं राहुल गांधी के लिए, लेकिन ये सियासत है, कब क्या खेल हो जाए ये भी नहीं कह सकते। बिल्कुल। एक बात आपको और बता दें कि दिनेश प्रताप सिंह और अदिति सिंह का पुराना झगड़ा रहा है। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट कर बवाल मचा दिया था। पिता के साथ अपनी फोटो पोस्ट करके लिखा कि उसूलों से समझौता नहीं हो सकता है। मनोज पांडे और दिनेश प्रताप के रिश्ते पहले से खट्टे रहे हैं। सपा से बीजेपी में आए मनोज पांडे भी नाराज थे, उनकी नाराजगी टिकट न मिलने को लेकर थी। इसमें अब अमित शाह ने सीधा दखल दिया है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। अमित शाह 2 दिन पहले रायबरेली पहुंचे। उन्होंने यहां के सभी नाराज नेताओं को एक पिच पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने अदिति सिंह को समझाया कि रायबरेली पहुंचे तो मनोज पांडे के घर भी गए। एक तरफ दिनेश प्रताप सिंह तो दूसरी तरफ मनोज पांडे बैठे। अमित शाह मनोज पांडे के घर नहीं गए बल्कि परिवार के साथ भोजन किया। दिनेश प्रताप भी मनोज के घर गए। यानी जो पूरा इक्वेशन बनाने की कोशिश की वो ऐसा कि जब जो नाराजगी है वो दूर हो सके। तो चलिए, रायबरेली के बाद अब बढ़ते हैं अमेठी सीट की ओर, जहां कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की सबसे तीखी जंग है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि 2019 में स्मृति ईरानी से हार का बदला लेने राहुल गांधी खुद जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने अमेठी में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाकर नई सियासी चाल चल दी है। अब जरा फिर आप ग्राफिक्स के जरिए इसको देखिए। अमेठी के उम्मीदवार हम आपको दिखाते हैं। बीजेपी से स्मृति ईरानी है, कांग्रेस से किशोरी लाल शर्मा है। तो आपको क्या लग रहा है शिवेंद्र, क्या है कांग्रेस की तैयारी, क्या है रणनीति, क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस यहाँ? इसके पीछे तो सीधे रणनीति ये है, वहां पर कोई भी कैंडिडेट राहुल गांधी के कद का जब आदमी वहां लड़ चुका है तो वहां कोई भी नेता खड़ा करते तो वो छोटा ही होता, लेकिन किशोरी लाल शर्मा के साथ ऐसा नहीं है। भले ही वो मीडिया के लिए, दुनिया के लिए बड़े नेता न लगते हों, लेकिन हम आपको बता दें किशोरी लाल शर्मा का कांग्रेस में बहुत पुराना इतिहास रहा है। इंदिरा गांधी के जमाने से शुरू हुआ, फिर राजीव गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए जो जमीन तैयार करने की कोशिश की गई वो किशोरी लाल शर्मा की तरफ से, जो जमीन पर काम देखते थे सालों साल तक। जब ये सांसद होते थे वो दिल्ली में रहते थे और किशोरी लाल शर्मा फील्ड में रहते थे उनके सहायक के तौर पे, और वो जो वहां पर काम करते थे लोगों से कनेक्ट करने वाला, वो बहुत फायदेमंद रहा। और ये एक फैक्टर बुनाने के लिए शायद कांग्रेस ने ये अपने कदम बढ़ाया है, क्योंकि उनको ये लगता है कि किशोरी लाल शर्मा तो ऐसे शख्स हैं जिनको गली गली में सब जगह लोग जानते हैं, वो लोग जानते हैं, वो जनता जानती है जिसको वोट देना है। और ये बात फैक्ट है, किशोरी लाल शर्मा 40 साल तक लगभग वहां काम कर चुके हैं। किशोरी लाल शर्मा का जो जमीन पर पकड़ है वो बहुत ही मजबूत है। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पुराने नेता हैं, जमीनी नेता हैं और बहुत समय से जुड़े हुए हैं, लोग उन्हें जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। लेकिन उसके बावजूद लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी वायनाड के बाद यहाँ से अपना नामांकन भरेंगे। क्या आपको लगता है ऐसी वजह हुई कि वो अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंच गए? और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री को हराने की ताकत रखता है? देखिए, ये रणनीति का हिस्सा बिल्कुल था, क्योंकि वायनाड से जब तक चुनाव नहीं हुए तब तक ये भी नहीं एक्सेप्ट किया गया कि राहुल गांधी या प्रियंका कहीं से लड़ेंगी। पहले तय था कि अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका लड़ेंगी। सेफ सीट थी रायबरेली और प्रियंका के लिए आसान थी, लेकिन फिर रणनीति में चेंज करते हुए इन्होंने इसलिए किया कि कम से कम एक सीट तो बचा ली जाए। इन दो में से एक सीट बचनी थी। स्मृति ईरानी वहां पर बहुत मजबूत कंटेंडर हैं और उनसे जीतना कोई आसान नहीं। किशोरी लाल शर्मा जिनके बारे में हम बात कर रहे थे वो मार्जिन को कम कर देंगे या वाकई सीट निकाल लेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल रायबरेली जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर रायबरेली नहीं जीते तो फिर वो एक सीट जो परंपरागत पारिवारिक सीट थी, सालों साल चली आ रही थी, वो भी यहां से निकल जाएगी, तो मुश्किल बात है। बिल्कुल।
अमेठी में कांग्रेस और बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। स्मृति ईरानी से मुकाबले का जिम्मा किशोरीलाल शर्मा के साथ खुद प्रियंका गांधी ने संभाल रखा है। वो 15 दिन से अमेठी में कैंप कर रही हैं। पिछले 5 सालों से राहुल गांधी की तुलना में अमेठी में स्मृति ईरानी ज्यादा सक्रिय दिखाई दी। उन्होंने अमेठी के चप्पे चप्पे को जानने की कोशिश की है और खुद को अमेठी का नागरिक साबित करने के लिए अमेठी में अपना घर भी बना लिया है। ऐसे में क्या यहाँ स्मृति ईरानी को आपको लगता है हराना आसान होगा, जब क्योंकि वो जनता से वहाँ जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, अब तो उन्होंने वहाँ पर अपना घर भी बना लिया है, वो उनके बीच में रह के उन्हें ये मैसेज दे रही है कि अब हम आपके ही वो बीच का हिस्सा हैं। देखिए, ये सब जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है ना, तरीके होते हैं, ये भी रणनीति का हिस्सा है। स्मृति ईरानी को वहाँ जाकर रहना नहीं है, लेकिन वहाँ मकान लेकर रजिस्ट्री करा करके अपने नाम से मकान लेकर के उन्होंने ये साबित कर दिया है, मन में लोगों को बिठा दिया कि देखिए भाई, हम गांधी परिवार की तरह नहीं है कि सालों साल तक राज किया, उसके बाद यहाँ पर कोई नाता नहीं रखा, अपना घर तक नहीं लिया, एक जमीन तक नहीं ली, एक फ्लैट तक नहीं लिया। अब ये बात और है कि स्मृति ईरानी का वो घर पार्टी कार्यालय की तरह इस्तेमाल हो रहा है, चुनाव कार्यालय की तरह। लेकिन एक जो कनेक्ट करने वाली बात होती है ना, जिसमें कि जनता को ये समझ में आया कि अरे स्मृति ईरानी ने यहाँ पे मकान ले लिया है और इसका मतलब वो रेगुलर आती रहेंगी, इसका मतलब वो हमारे बीच में है या हमारे बीच की हैं, तो वो एक जो कनेक्ट पैदा करता है वो एक एक वोट पर असर डालता है। और ये शायद रणनीति का, बीजेपी का यही खासियत है कि इस तरह की बहुत सारी चीजें करते हैं जिससे वो जनता से सीधे जुड़ सकें। तो आपको लगता है कि ये चीजें कांग्रेस को भारी पड़ सकती हैं? बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस के लिए ये मुश्किल की बात तो है ही है, क्योंकि जब भी वो सवाल उठाती हैं कि कांग्रेस ने इतने साल तक राज किया, यहाँ से जीतते रहे, आपने जिता के भेजा, यहाँ एक जमीन तक नहीं ली, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि लगे कि वो यहाँ से कनेक्टेड है, तो वोटों की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। तो वो ये जो बात कह करके बात कहना चाह रही हैं, वो बहुत बहुत मजबूत बात है और उस मजबूत बात का असर जाहिर सी बात है देखने को मिलेगा। अमेठी 2019 के पहले तक कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। 2004 में राहुल गांधी ने इसी सीट से डेब्यू किया था। 1967 में पहली बार लोकसभा क्षेत्र के तौर पर अमेठी में चुनाव हुए थे। तब से अब तक अमेठी नेहरू गांधी परिवार की राजनीतिक कर्मभूमि रहा है। आइए आपको इस सीट का इतिहास भी बता देते हैं। 1980 में संजय गांधी, 1981 में राजीव गांधी उपचुनाव हुए थे, फिर 1984 में राजीव गांधी आए, 1989 में भी राजीव गांधी यहाँ पर रहे और 1991 में भी राजीव गांधी रहे। उसके बाद सोनिया गांधी जब राजनीति में आई तो 1999 में सोनिया गांधी, 2004 में राहुल गांधी और 2009 में फिर से राहुल गांधी। 2014 के चुनाव में भी राहुल गांधी ने यहाँ पर बाजी मारी। तो अमेठी में जीत के कई रिकॉर्ड राजीव गांधी के नाम है, जिनको सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी नहीं तोड़ सके हैं। अमेठी के गांव-गांव से राजीव गांधी की यादें जुड़ी हुई हैं और इसीलिए 2019 में अमेठी की हार की कसक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर 2019 का दाग धोना चाहती है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस, जैसा हमने बोला, कांग्रेस ये दाग धोना चाहती है, कितनी सफलता मिलेगी उसे? देखिए, सफलता मिलना या नहीं मिलना अलग बात है, लेकिन जो कांग्रेस कोशिश कर रही है अमेठी में वो बहुत संजीदा है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने किसी जो सीजन नेता है उसको नहीं खड़ा किया। बहुत बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के पास, किसी को भी वहां सेक्रीफाइस कर सकते थे अगर सेक्रीफाइस भी करना था, लेकिन किशोरी लाल को खड़े करके उन्होंने वो चीजें कनेक्ट करने की कोशिश की है जो सालों साल से गांधी। लेकिन शिवेंद्र, किशोरी लाल को खड़ा करके कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी भी है, क्योंकि राजीव गांधी के साथ जो वहां के लोगों का कनेक्ट था वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी के साथ उस तरह से नहीं था, और किशोरी लाल जो थे राजीव गांधी के जमाने से वहां पर हैं, और तो लोग कहीं ना कहीं उनको उनसे जोड़कर भी देखेंगे और इसका फायदा मिलेगा। वही बात है मुक्ता जी कि जो किशोरी लाल है, वो किशोरी लाल केवल एक नया नाम नहीं है, कांग्रेस के लिए एक ऐसी चीज है जो सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, इन सब के लिए वहां पर पिचिंग कर चुके हैं। बच्चा जानता है, हर घर को जानते हैं, क्योंकि वो 40 साल बहुत बड़ा वक्त होता है और लगातार एक ही काम कि यहाँ पर दिल्ली में उनका जो राजनीतिक चीजें हैं वो देखनी है और इसके अलावा जो उनका संसदीय क्षेत्र है वहां पर रह करके लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना, उनसे बात करना। यहाँ तक कि आज भी जो जनता है वहां की, वो कोई समस्या के लिए अगर बात करनी होती तो किशोरी लाल से बात करती, जबकि 10 साल से सरकार नहीं है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं। तो ये जो कनेक्ट है, ये कनेक्ट और उसको भुनाना बहुत ही मजबूत रणनीति का हिस्सा है। ये बात और है कि तमाम लोग ये भी कहते हैं कि किशोरी लाल को अगर टिकट देना था तो कोई सेफ सीट देते, इतने साल सेवा की थी, लेकिन हकीकत में तो ये है कि वहां से किशोरी लाल से बेहतर कोई विकल्प हो नहीं सकता था। और वहां की जनता उनको अपने बीच का एक आदमी देखती है, तो शायद इसका फायदा हो सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को कुछ मिले। लेकिन एक बार अमेठी का जातीय समीकरण भी आप समझ लीजिए। अमेठी का गणित अगर आप देखिए तो कुल वोटर वहां पर हैं 17 लाख, ओबीसी 34%, मुस्लिम 20%,
एससी अगर आप देखिए तो 26%, ब्राह्मण 8%, राजपूत जो है वहां पर 12% है। तो अगर आप अमेठी का जाति समीकरण देखिए तो आपको क्या लग रहा है कौन इसे साधने में सबसे ज्यादा सफल हो पाएगा? देखिए, अगर वहाँ के जाति समीकरण की बात करें तो वहाँ पर जो लोग हैं वो हर तबके के लोग हैं। ओबीसी भी है वहाँ पर जो सवर्ण है वो भी है, इसके अलावा जो एससी है वो भी है। और ये जो परंपरागत वोटर है वो बहुत जो है इसको कहते हैं ज़्यादातर जुड़ा हुआ है कांग्रेस से। और कांग्रेस का रूट लेवल का जो कार्यकर्ता भी अगर आप देखेंगे ना तो वो इन्हीं समाज से आता होगा। तो ये जो जातियों के आधार पर उनको जीतने की कोशिश है वो बीजेपी तमाम इसीलिए वहां पर तमाम स्कीमें चला रही थी, तमाम वहां पर सम्मेलन कर रही थी, लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। बीएसपी ने भी अपना ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया जो कि उन वोटों में सेंध लगा सके। कोशिशें तमाम हुई हैं, लेकिन असलियत बात यह है कि ये जो टक्कर है सीधी सीधी कांग्रेस और स्मृति ईरानी और किशोरी लाल के बीच में ही है। और इस टक्कर में जो जाति समीकरण है वो बहुत अहम भूमिका इसलिए भी निभाने वाला है क्योंकि जो लोग वहां पर हैं वो या तो परंपरागत वोटर हैं कांग्रेस के, या फिर ऐसी जाति के लोग हैं जो कि बीजेपी को लगातार वोट देते आए हैं। तो इनका वोट किस आधार पर और कितना बटेगा ये देखने की बात होगी। पिछले चुनाव में बीजेपी की जोरदार घेराबंदी के बावजूद बीजेपी रायबरेली सीट कांग्रेस से नहीं छीन पाई थी, जबकि अमेठी पर उसने फतह हासिल कर ली थी। इस चुनाव में इन दोनों सीटों पर पूरे देश की नजर है। तो रायबरेली और अमेठी के अलावा इस चुनाव में कम मार्जिन वाली सीटों जैसे मोहनलालगंज, फैजाबाद, बांदा और कौशाम्बी में कब्जा बरकरार रखने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। 2019 के मुकाबले पांचवें चरण में एक खास बात और है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा के बीच गठबंधन था। सपा तब लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, कौशाम्बी, झांसी, गोंडा, बांदा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि बीएसपी फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, मोहनलालगंज और कैसरगंज में। जबकि अमेठी और रायबरेली में अखिलेश मायावती के गठबंधन ने उम्मीदवार नहीं उतारा था। इस बार बीएसपी इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और मायावती इन कई सीटों पर प्रचार भी कर रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है शिवेंद्र, मायावती कितनी सीटों पर असर डाल सकती हैं इस बार? देखिए, वही जो बार बार बात आती है ना कि मायावती क्या बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, वैसे ही पिक्चर दिखती नजर आ रही है। जब राहुल गांधी से पिछली बार टाई अप नहीं था, अखिलेश और मायावती के बीच में था, उस दौरान जब टक्कर थी तब भी उन्होंने वहां पर कैंडिडेट नहीं उतारा था, यानी वो सीट छोड़ दी थी परंपरागत, जो जिसकी बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि बड़े नेताओं के लिए सीटें छोड़ दी जाती थी। लेकिन इस बार न सिर्फ उस सीट पर भी उतारा है बल्कि उन 5 सीटों पर भी उतारा है जो कि बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती थी। यानी कि कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि अगर कोई वोट जाता हुआ नजर आए तो वो कहीं ना कहीं से खींच सकें, और यही कोशिश की जा रही है। और हो सकता है ये इस रणनीति का हिस्सा ही हो कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इनकी सेफ हो सकें, बीजेपी अपने हिस्से में सीटें ला सके। तो बीएसपी यानी अगर इस बार आप देखिए तो साफ तौर पर खेलने से ज्यादा खेल बिगाड़ने का काम करेगी। बिल्कुल वही। लेकिन आपको लग रहा है किसी सीट पर बीएसपी सीधे मुकाबले में है? देखिए, अगर देखा जाए तो कुछ एक सीटें भली ऐसी हो सकती हैं जहां दलित बहुल सीटें हैं, वहां पर भले हो सकती है, लेकिन बीएसपी ऐसा लगता है कि वो जीतने के लिए खेल ही नहीं रही, वो सिर्फ और सिर्फ वोटों का नुकसान करने के लिए कर रही है। एक और उदाहरण से समझिए आप, सीतापुर में उनके भतीजे आकाश आनंद ने भाषण दिया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, एक्शन की बात आई, एफआईआर हो गई, सब कुछ तो हो गया था, हटाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो भाषण ऐसा था जिससे ये साफ नजर आ रहे थे कि भले ही उस भाषण में नहीं, लेकिन अगले कुछ भाषण में आकाश आनंद अच्छा खासा असर डाल सकते हैं, और इसका असर होता तो नुकसान किसको होता ये आप समझ सकते हैं। तो न सिर्फ वो एफआईआर हुई, एफआईआर तो फिर भी मैनेज हो सकती थी बाद में, जो भी होता जैसे भी होता, लेकिन मायावती ने फौरन उनको उन सभी पदों से हटा दिया, यानी इतना बड़ा एक्शन लिया। यानी ये गवारा ही नहीं था कि आप इस तरह से जा करके एग्रेसिव होकर के बात करिए। हालांकि उन्होंने बाद में बहुत एथिक्स की बात की, बहुत सारी बातें की कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन असलियत ये है कि वो कहीं ना कहीं ये जरूर चाहती हैं कि वो नुकसान करें तो सपा और कांग्रेस का। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता मायावती को ये भी डर है कि अगर बीजेपी से पंगा लिया तो भारी पड़ सकता है? जाहिर सी बात है, इसीलिए तो, और क्या वजह हो सकती है। मायावती एक तरीके से राजनीति के संन्यास की तरफ बढ़ रही हैं। ये हर बार यही कहा जाता है ये इनकी आखिरी बाजी है, आखिरी बाजी है, लेकिन शर्तिया इस बार शायद आखिरी ही बाजी हो, क्योंकि आकाश आनंद को सामने ला चुकी हैं। पिछले कई चुनावों में परफॉर्मेंस खराब रही है, और ये जो अभी जो माहौल दिख रहा है उससे साफ पता चलता है कि अगर वो ऐसा कुछ करती हैं जिससे कि बीजेपी को नुकसान होता है तो उसका खामियाजा शर्तिया उनको भुगतना भी पड़ सकता है। तो 5वें चरण में यूपी की इन सभी 14 सीटों पर 20 मई को वोटिंग होनी है। वोटिंग की हर तस्वीर लेकर आपके साथ हम फिर हाजिर होंगे। हम आपको दिखाएंगे इन सीटों की वोटिंग का हाल और बताएंगे कैसे किस चरण में हो जाएगा यूपी का चुनाव लॉक। अब की बार आर पार के अगले एपिसोड में करेंगे छठे और 7वें चरण की चर्चा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।
आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।